आप लोगों ने कई फिल्में देखी होंगी। जब हम लोग बचपन में, हमारे घर टीवी नहीं हुआ करता था और हम लोग अन्य घर में जाकर के, दूसरों के घर में जाकर के टीवी देखते थे। और टीवी में सबसे ज़्यादा हम लोगों का पसंदीदा क्या होता था? जिस फिल्मों में, जिस पिक्चरों में मार धाड़ होता है वो हमको बहुत ज़्यादा पसंद था। और जब गार्जियन पूछते थे क्या देख के आए हो, तो कहते थे फला हीरो का पिक्चर देख के आए, उसमें बहुत मारा पीटा था। ये मार धाड़ जो फिल्मी दुनिया में होता था, अगर यही मार धाड़ राजनीति में आ जाए तो फिर कैसा लगेगा? मार धाड़ से ही जुड़ी हुई एक संगठन भारत में बहुत ज़्यादा फेमस हुआ 2014-15 में, जिसका नाम भीम आर्मी बताया गया, जो डायरेक्ट एक्शन पर विश्वास करने वाला था। बहुजन समाज पार्टी को एक आधार देने वाला और बहुजनों का खुद को रक्षक कहने वाला भीम आर्मी 2019-20 में जाकर के आज़ाद समाज पार्टी नाम से नया राजनीतिक दल बना लिया। और उसी के नेता चंद्रशेखर आज़ाद जी आज नगीना लोकसभा से सांसद है। हमारे साथ उसी आज़ाद समाज पार्टी के कुछ साथी हैं। हम उनसे जानेंगे कि वो मार धाड़ वाली पार्टी, मार धाड़ वाला संगठन जो हर समय लोगों के सुख दुख में शामिल होता था, आज उसकी क्या स्थिति है, क्या परिस्थिति है, लोगों के साथ उसकी क्या विचार है, किस तरीके से वो पेश आ रहा है, इन सब सवालों के साथ हम उनके साथ जुड़ेंगे। नमस्कार, मैं संदीप कुमार और आप देख रहे हैं द विशेष समाचार डिजिटल। अब बनारसी अंदाज में सबसे पहले स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। अपना परिचय दीजिए सर जी। मेरा नाम उमेश भारती है। मैं पूर्व युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष आज़ाद समाज पार्टी, वर्तमान आज़ाद समाज पार्टी के सक्रिय सदस्य के रूप में मैं काम कर रहा हूँ। हम आपसे सीधा सवाल करेंगे कि जो मकसद को लेकर के भीम आर्मी बनी थी, जब कहीं भी हमारे लोगों के साथ अन्याय अत्याचार होता था तो बेधड़क वहाँ पहुँचती थी, आज नहीं दिख रही है। कहीं ना कहीं कुछ कमियाँ हैं, क्या कारण हो सकता है? ऐसी कोई बात नहीं है। हम लोग जब से जुड़े हुए हैं और आज भी उसी अंदाज में हम अपने लोगों की रक्षा सुरक्षा के लिए जाते हैं। एक मैटर आपको पता होगा, हमारे इस लोकुआ से उदासीपुर का एक मैटर था, उसमें जो है कि कुछ लोगों ने उन्हें मार पीट दिया था और उसके बाद में SHO जो है कि SC ST का मुकदमा नहीं कर रहे थे। उसमें हमसे जो है कि काफ़ी बहस हुई थी मुकदमे को लेकर के, और इसके वजह से उन्होंने हमें जो है कि चौकाघाट जेल भी भेज दिया था। तो ऐसी कोई बात नहीं है। भीम आर्मी उसी अंदाज में आज भी लड़ रही है और पहले भी लड़ेगी और हमेशा लड़ती रहेगी। बहुजन समाज के अन्य जो नेता हैं, जो संगठन है, जो राजनीतिक दल हैं, वो आरोप लगाते हैं भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी पे कि ये नौसुखियों का संगठन है और ये कुछ करते नहीं, खाली हल्ला करते हैं। देखिए, अगर हल्ला करने से ही अगर हमारे समाज को न्याय मिल जाता हो तो कोई बात नहीं, हम हल्ला ही कर लेंगे। और एक चीज़ जान लीजिए कि कभी कभी कलम के बाद तलवार की भी ज़रूरत पड़ती है। जैसे हमारी जब पहली लड़ाई में आज़ादी मिली थी भीमा कोरे गांव की, तो पहली लड़ाई जो है कि हमारी तलवार की ही थी। उसके बाद हमें कलम का प्रयोग किया गया और हम कलम की वजह से आज़ाद हुए। हम ये मानते हैं कि जहाँ कलम की ज़रूरत हो वहाँ कलम, और जहाँ तलवार की ज़रूरत हो तलवार, तब जा कर के हम देश और समाज को सुधार पाएंगे। अन्यथा इस तरह से लोगों को केवल एक चीज़ से सुधारेंगे तो नहीं सुधर पाएगा। ये तलवार, ये हथियार, ये बल, ये मनोबल सर उस समय कहाँ था, क्या हो गया था जब हाथरस में मनीषा वाल्मीकि के साथ हुआ था और आज तक उस बिटिया को न्याय नहीं मिला? देखिए, उसके लिए हम लोगों ने काफ़ी प्रयास किया, और प्रयास क्या, हम लोगों ने वहाँ कई लोगों पे, हमारे साथियों पे, कई लोगों पे मुकदमा बहुत काफ़ी हुआ था इसी को लेकर के, और सरकार ने वहाँ तक परिवार से मिलने तक नहीं दिया। और आज भी उसकी जो है कि लड़ाई केवल भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी लड़ रही है। और जहाँ तक अगर वो जेल में गए हैं लोग, तो ये आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी की देन है। कई लोग ये आरोप लगाते हैं कि आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी खाली लोगों पर केस डलवा देती है, युवाओं पर, उनके भविष्य को खराब करती है। देखिए, लड़ने वालों के लिए जो लड़ता है, केस तो जो है कि सुखदेव पे भी, सुखदेव गुरु पे भी हुआ था, और जो कि फांसी तो जो कि भगत सिंह भी चढ़े थे ना। तो ऐसा कुछ बात नहीं है। जब अगर हम अपने अधिकारों के लिए लड़ेंगे तो बदनाम करने वाले लोग ये कहेंगे, और इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जिसकी ज़मीर ज़िंदा होगी वो जाएगा,
और वो अपने अधिकारों के लिए लड़ेगा, चाहे उसके ऊपर मुकदमा हो, चाहे वो फांसी चढ़ा दिया जाए, उससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। कई ऐसे वीडियो भी हम लोगों ने देखे हैं, कई ऐसे बयान देखे हैं जिसमें आपके नेता चंद्रशेखर जी ने कहा कि हम राजनीतिक क्षेत्र में नहीं जाएंगे। बहुत पुराने वीडियो की बात कर रहा हूँ, लेकिन ऐसी क्या आन पड़ी कि आज आपको अपना राजनीतिक दल बनाना पड़ा? बनाना इसलिए पड़ा क्योंकि जिस राजनीतिक दल की वजह से हम अपने आप को सत्ता में अपने आप को महसूस करते थे जो है कि सुरक्षित, लेकिन उस राजनीतिक पार्टियों ने हमारे लोगों को दरकिनार कर दिया। वोट हमारा हो गया। मान्यवर कांसीराम साहब का एक नारा हुआ करता था कि वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा। और ये इसी वजह से पार्टी को मजबूत किया गया था, इसी नारे की वजह से। और आज कंडीशन ये है कि वोट हमारा, राज तुम्हारा यही चल रहा है, क्योंकि वोट बहुसंख्या हमारी है, लेकिन उस पर जो सीट पे जो चुनाव लड़ाया जाता है वो बाहुबलियों को लड़ाया जाता है, गुंडों को लड़ाया जाता है। इसके वजह से माननीय एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी को पार्टी बनाने की ज़रूरत पड़ी, क्योंकि वो किसी दूसरे के घर में रह करके अपने लोगों को न्याय नहीं दिला पाएंगे, क्योंकि उसका जो रखवाला है वो किसी और का सुन रहा है, समाज का नहीं सुन रहा है। इसके वजह से तो हरियाणा में भी चुनाव हुआ, वहाँ भी आपकी स्थिति लोगों ने देखा। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव हुए, वहाँ भी आपकी स्थिति देखी। तो क्या लगता है कि ऐसे परिस्थिति चलेगी तो कब तक चलेंगे आप? एक पार्टी बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने रिपब्लिकन ऑफ इंडिया बनाए थे, और आज भी वो चल रही है। उसके जो है कि महाराष्ट्र में वो चल रही है, और बाबा साहब भी चुनाव हारे थे। बाबा साहब चुनाव हारे थे तो माननीय कांसीराम साहब भी चुनाव हारे थे, और एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी भी चुनाव कई जगह हारे, लेकिन एक जगह उनको बहुमत उनको मिला है ना, जो कि तो इसके वजह से देखिए, चुनाव हारना जीतना ये अपना खेल है, लेकिन हमें जो हमारा संघर्ष है और जो हमारा मोमेंट है उसके लिए तो हम लड़ेंगे ही। हम 1 सीट आए चाहे 0 आए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हमारा जो कारमा है वो चलता रहेगा। ईवीएम को लेकर के आपके क्या विचार हैं? ईवीएम चोर है, इसको हम नहीं, जो देश बनाया है उसमें ही, जो कि अमेरिका बनाया, लेकिन अमेरिका जो है कि यूज नहीं करता है। तो कहीं ना कहीं अगर वो गलत था तब, क्योंकि जब ईवीएम लाई इसलिए ही गई क्योंकि हमारा जो बहुमत संख्या थी, हमारे लोग राजनीतिक क्षेत्रों में जाने लगे और हमारे लोग अपना अधिकार जानने लगे। इसके वजह से इंदिरा गांधी की सरकार ने ईवीएम को ला करके और जो कि हमारे वोटों को चोरी करके अपनी सत्ता पे काबिज हो रही है, वही काम ईवीएम में जो कि आज बीजेपी कर रही है। तो आप ईवीएम पर आरोप भी लगा रहे हैं और सांसद भी जीते हैं आपके, उनके लिए? देखिए, कहने का मतलब है कि अगर हमें कुछ चीज़ों को दे करके, देखिए ये एक खेल होता है, एक राजनीतिक क्षेत्र है। जैसे कि अगर हम हर जगह जीत जाएंगे तो कहीं ना कहीं उस पर सवाल खड़े हो जाएंगे और पूरा देश आंदोलन करने लगेगा। तो इसलिए कुछ सीटों को जो है कि वो दरकिनार कर देते हैं, जो हाईलाइटेड सीट होती है उसको दरकिनार कर देते हैं कि जो है कि ये जीत जाएंगे तो लोग सवाल नहीं खड़ा करेंगे। लेकिन ये हकीकत है कि ईवीएम चोर है, और जो कि ईवीएम चोर है उसके साथ साथ जो कि चुनाव आयोग है वो भी चोर है। आप ये कहना चाहते हैं कि जो माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जी सांसद बने हैं वो भाजपा की प्लानिंग है? भाजपा की प्लानिंग नहीं है, उनका एक जो है कि वो इसलिए नहीं वहाँ कर पाए क्योंकि उनको ये पता चला कि भाई वहाँ ये देखे कि उनका बहुमत जा रहा है, अगर वहाँ हार जाते हैं तो कहीं ना कहीं इस देश में पूरा आंदोलन हो जाएगा। इसके वजह से उस सीट को चुनाव जो जिताया गया। नहीं तो एक चीज़ और जान लीजिए कि अगर वहाँ चंद्रशेखर भाई हारे होते तो हकीकत में बता रहे हैं आपको कि पूरे देश में जो है कि आंदोलन हुआ होता। तो चुनाव आयोग और जो है कि बीजेपी ये दोनों साठगांठ में चलते हैं कि ताकि लोगों को शक भी ना हो और उनका जो है कि वोट भी चोरी कर लिया जाए। 27 को चुनाव को लेकर के क्या तैयारियां हैं? देखिए, 27 को हम लोग आज से ही और हमेशा मजबूती की तरह लड़ेंगे। अगर हमारा किसी से अलायंस होता है तो अच्छी बात है, नहीं होता है तो फिर भी हम जो हर सीटों पे चुनाव लड़ाएंगे चंदौली में, और मजबूती के साथ लड़ाएंगे अब की बार। अंतिम सवाल आपसे रखेंगे, अगर बसपा के तरफ से कोई ऑफर आया आपको अलायंस में लेने के लिए, क्या प्रक्रिया रहेगी? तो हमें नहीं, हमारी पार्टी को अगर अलायंस के लिए आएगा तो हम लोग सम्मान करेंगे, और उसको तय करने वाले हमारे एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद हैं, और जो कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी है उस पर हम विशेष रूप से जो कि उस पर बात नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो राष्ट्रीय मामला है। और हमारा जो यहाँ है, जो हमें आदेश मिलेगा पार्टी से उसको हम जो फॉलो करना है। बहुजन समाज में जो लीडरशिप कर रहे हैं सामाजिक स्तर पर, राजनीतिक स्तर पर, उनका एक आरोप बहुत बड़ा लगता है सभी पार्टियों पर, जो बहुजनों की पार्टियाँ हैं, कि ये सारी की सारी पार्टियाँ कहीं ना कहीं जाकर के ब्राह्मणों को अपना पदाधिकारी बनाती हैं, फिर उनको हाई लेवल पर ले जाती हैं, फिर वही लोग पार्टियों को ध्वस्त कर देते हैं। तो आने वाले समय में कहीं आप भी तो ब्राह्मणों को लेकर के अपना ऐसा कहीं नहीं न करेंगे? मैं अपनी बात करूं और चंदौली ज़िले की बात करूं तो हम बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की नीतियों पे काम करने वाले व्यक्ति हैं और काम करेंगे। अगर बाय द वे
ना के बराबर मैं बता रहा हूँ कि बाय द वे अगर ऐसा हमारी आज़ाद समाज पार्टी में अगर ऐसा हुआ तो पार्टी का सबसे पहले विरोध करने वाले चंदौली जिले के लोग होंगे। यानी ब्राह्मण अगर घुसा तो आप विरोध करेंगे? बिल्कुल विरोध करेंगे, क्योंकि मान्यवर कांसीराम साहब एक जो है कि कहे थे, एक फार्मूला बताए थे कि ब्राह्मण एक ऐसा जो है कि जहर है जो किसी भी समाज में और किसी भी पार्टी में किसी भी संगठन में अगर घुस जाता है तो कहीं ना कहीं वो जो उसको तोड़ देता है। उस तरह जैसे एक बाल्टी पानी में अगर सुई का नोक डाल करके नींबू में और उस नोक को अगर बाल्टी में डाल दें तो फट जाएगा दूध, उसी तरह से ब्राह्मण है जो किसी भी पार्टी में अगर घुस जाता है तो उसको तोड़ देता है। आपको जीता जात का साबुत जो है कि बहुजन समाज पार्टी है देश की तीसरे नंबर की पार्टी, आज 0 लेवल पे चल रही है। तो इसका मतलब यह है कि मान्यवर साहब कांसीराम की कही हुई बातें सत्य है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। उम्मीद करते हैं कि आपने जो कुछ भी कहा उससे बहुजन समाज को एक नई सीख मिलेगी। मैं संदीप कुमार, द विशेष समाचार डिजिटल अब बनारसी अंदाज में उत्तर प्रदेश चंदौली से बहुत बहुत धन्यवाद।